जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISP से स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आप सभी को दीपावली के प्रकाश पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मेंस की सीरीज में आज हम आपके लेके आए हैं GS3 का एक टॉपिक, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो कि हमारे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि दिया गया था जेरेमी बेंथम के द्वारा। बेंथम ने हैप्पीनेस को सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में दिखाने का प्रयास किया। वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स दो सोवरेन मास्टर्स के द्वारा गवर्न होते हैं, प्लीजर और पेन। वो मानते हैं कि ये प्लीजर और पेन सिर्फ ये नहीं बताते कि कैसे ह्यूमन एक्ट करेंगे, और साथ में ये भी बताते हैं कि ह्यूमन को कैसे एक्ट करना चाहिए। और जो इस तरह के एक्ट है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड है, जिसका मीन्स होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स। उनका मानना था कि मोरलिटी ऑफ एक्शन इस बात पे जज होते हैं कि उससे सोसाइटी में कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग खुश हो रहे हैं। एक तरह से इसे क्वांटिटेटिव यूटिलिटी कहा जा सकता है। वो कहते हैं हमारा जो मोटिव है ना, वो अच्छा है या बुरा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करता है या किसी को दुख पहुंचाता है। वो कहते हैं ना, अगर हम किसी के दुखों को देखकर दुखी होते हैं तो ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर का वास है। देन वी से वी आर रियल ह्यूमन बींग्स। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक्सप्लेन करें, उसके पहले हम टेररिज्म को देख लेते हैं। टेररिज्म क्या है? किसी भी कंट्री के लिए टेररिज्म एक भयानक सपने की तरह है, जो कि हकीकत में आने पर उस देश की तस्वीर बदल देता है। ये एक तरह से पॉलिटिकल, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल पर्पस के लिए एक प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस है एज ए मीन्स ऑफ कोerशन। हमारे वर्ल्ड ने, इवन हमारे इंडिया ने इसके बहुत सारे एक्ट देखे हैं, लाइक 9/11 टेरर अटैक है, श्रीलंका ईस्टर अटैक क्राइसिस है, न्यूजीलैंड चर्च अटैक है। ये जो टेररिज्म है ना, ये दो तरीके से हो सकता है, बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, जैसे कि एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ISI, IM, इंडियन मुजाहिदीन, और दूसरा है बाय नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक LTT, जो कि कंट्री को डिस्टेबलाइज करते हैं। किसी के द्वारा पीपल को टेरराइज करने के बहुत सारे वे हैं। बॉम्ब अटैक है, सुसाइड बॉम्बर अटैक है, स्लीपर सेल अटैक है, एंड मॉस बॉम्बिंग है। अगर इंडिया में हम इसकी कैटेगरी को देखें, हिंटरलैंड टेररिज्म है, जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी है, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। आखिर इस टेररिज्म के कॉज क्या हैं? हमारे इंडिया में बहुत ही रिच डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है, जो कि इसके कई सारे एरिया में टेररिज्म के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर सकती है। रिलीजियस इंटॉलरेंस है, जिसमें कि लोग समझते हैं उनका ही रीजन सुप्रीम है और दूसरे का इन्फीरियर है। जैसा कि हमने कई बार देखा, वर्ल्ड में इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए जिहाद का सहारा लिया गया। नार्को टेररिज्म है, जब कोई ऑर्गेनाइज्ड इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग ग्रुप पीपल के, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के कन्फ्लिक्ट में आता है, तो वो एक तरह से टेरर एक्टिविटी को लीड करता है। दैट इज़ कॉल्ड नार्को टेररिज्म। स्टेट बैक्ड टेररिज्म है, कभी कभी कंट्री अपने इनमी नेशन के साथ या नाइबरिंग कंट्री को टेरराइज करने के लिए, अपने ओन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। जैसा कि हमने देखा, पाकिस्तान के द्वारा तालिबान है, अलकायदा है, लश्कर तैयबा है। रीजनलिज्म है, जो भी सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं ना, वो एक तरह से सेपरेटिस्ट की भावना को क्रिएट करते हैं, और यही टेंडेंसी लोगों को फर्दर पॉलिटिसाइज करती है, एंड दैट लेड टू टेररिज्म। जैसे कि हमने देखा, खालिस्तान का टेररिस्ट मूवमेंट है, LTTE का टेररिस्ट मूवमेंट रहा। जब कोई कंट्री अपनी नाइबरिंग कंट्री के लैंड को कैप्चर करने के लिए और उसे टेरराइज करने के लिए इलिजिटिमेट रूट को अपनाता है, देन उनके बीच में एक क्रॉस बॉर्डर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। कई बार हमें टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिंक देखने को मिलता है। और जैसा कि हम आज कम्युनिकेशन के एज में जी रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ये एक तरह से टेररिस्ट को अपनी आइडियोलॉजी को जल्दी से प्रमोट करने में हेल्प करता है, जिसके माध्यम से ये हेट कैंपेन को प्रमोट करते हैं। और यही टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ना, उनके एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है। IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की एक रिपोर्ट थी, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2021, जिसमें इंडिया का स्कोर था 7.432
और रैंक थी 12 इन मोस्ट अफेक्टेड कंट्री फ्रॉम टेररिज्म। इंडिया ने टेररिज्म को कर्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लिए हैं। 1967 का अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट था, जो कि डील करता है टेररिस्ट एक्टिविटी को और इस तरह के अनलॉफुल मैटर्स को। NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि 2008 में आई थी। ये इंडिया में एक्सक्लूसिव काउंटर टेररिज्म एजेंसी है, जो कि इंडिया के सोनाटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस को गवर्नर करती है और काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म टास्क को एग्जीक्यूट करती है। रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल इंटेलिजेंस और कोवर्ट ऑपरेशन के लिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वर्ल्ड में टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए ग्रुप है, इंडिया इसका मेंबर है। नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये एक तरह से वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके इंटेलिजेंस डेटा को इंटीग्रेट करने का काम करता है और सारी एजेंसीज को फैसिलिटेट करता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है काउंटर टेररिज्म के लिए और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस के लिए। UN के हर एक फोरम में इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ अपनी वॉइस को उठाया है और इस टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को प्रमोट करने की बात की है। हमारा मुंबई टेरर फाइट के ऊपर जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज़ है उसका पार्ट बन चुका है, पर इसके साथ में कुछ और स्टेप्स हैं जो कि टेररिज्म को कर्व करने के लिए लेने चाहिए। ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट एक क्राइस्ट चर्च कॉल ऑफ एक्शन है, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट से वॉलंटरी कमिटमेंट को आउटलाइन करता है और इंडिया इस प्लान का सिग्नेचरी है। अगर कोई कंट्री टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है तो उस नेशन के खिलाफ एक ग्लोबल सैंक्शन होना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को उस नेशन के खिलाफ एक स्ट्रिंजेंट सैंक्शन लाना चाहिए। वेरियस कंट्रीज़ के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए सो दैट इस तरह के टेरर अटैक को मिनिमाइज किया जा सके। इस टेरर के ऊपर जो वॉर है ना, इसके लिए एक कम्प्रहेंसिव मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जो कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इकोनॉमिक डोमेन को और इसके व्यू को इंटीग्रेट करे। इसके प्रति डिटरेंस को क्रिएट करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। जो भी इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसेस है उनको एम्पावर करना चाहिए कि वो पनिश कर पाएँ। जो भी रेडिकलाइजेशन से संबंधित प्रेजेस हैं उनको कैचअप करने के लिए टेक्नोलॉजी की यूज को इन्हांस करने की ज़रूरत है। एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी जो कि फोकस करे रेशनल और लॉजिकल काउंटर प्रोपेगेंडा पे, इसे सिविल सोसाइटी NGO की हेल्प से अडॉप्ट करना चाहिए। पेरेंट्स है, फैमिली है, सोसाइटी है, इनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर हम इसे कंक्लूड करें, अगर हमें टेरर को ख़त्म करना है तो हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस को आपस में मिल करके इसे हैवी हैंड के साथ डील करना चाहिए और इसके लिए एक कंक्रीट मल्टीलेटरल इनिशिएटिव लाना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया है, CCIT कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसको रेटिफाई एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हमारे जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनके द्वारा ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को लाया गया है। एक है संघाई कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, और US और इंडिया के बीच में US इंडिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है। हम इस तरह से इन मल्टीलेटरल मल्टी डायमेंशनल एफर्ट को अपना करके टेररिज्म को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और इस वर्ड से इसे पूरी तरह ख़त्म करने के लिए एथिकल अप्रोच का भी सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। एक है पैलेर्मो कन्वेंशन, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये एक मेन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ फाइट करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है क्या? ये मनी के लिए किसी भी इलीगल एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए क्रिमिनल्स के द्वारा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एक लोकल, नेशनल, ट्रांसनेशनल ग्रुप होते हैं। ये टेररिस्ट ग्रुप से, रिबल फोर्सेस से और अलगाव की भावना के साथ साथ पॉलिटिकल एजेंडा से भी मोटिवेट होते हैं। हमारे कंट्री में, वर्ल्ड में इसके बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। ड्रग एब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला है, नार्को टेररिज्म है, प्रोस्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, रैंसम के लिए किडनैपिंग है और इलीगल इमिग्रेशन है। अगर हम इंडिया के लिए इसके थ्रेट्स को देखें तो इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू हमारे इंडिया को इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति बहुत सारे थ्रेट्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारा कंट्री एक मल्टी डायमेंशनल और डाइवर्सिफाइड कंट्री है और इन डिफरेंट क्लासेस होने की वजह से ये क्रिमिनल्स इस डिफरेंस को
कैपिटलाइज करने का प्रयास करते हैं, जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही डेंजरस है। जैसा कि हम देखते हैं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के अवसर कम होते जा रहे हैं और यही एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सनस फर्दर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए एक ट्रेंड क्वालिफाइड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए पार्ट परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे कंट्री के कई सारे एरिया में एथनिक स्ट्रगल्स हैं, सेपरेटिस्ट की भावना है, ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं और ये मूवमेंट अगर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल जाते हैं दैट लीड टू बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। कई बार ऐसा देखने को मिलता है हमारे इनमी कंट्री के द्वारा, हमारे नाइबर कंट्री के द्वारा इन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और आर्म्स सप्लाई किए जाते हैं। एज वी नो इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया के पास इंटरनल सिक्योरिटी पे खर्च करने के लिए बहुत ही लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। एक तरह से इंडिया एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल, एक तरफ गोल्डन क्रेसेंट के बीच में आता है, जो कि सर्व करता है इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए एक फाइनेंशियल सोर्सेज के रूप में। हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ है उनमें करप्शन होने की वजह से अक्रॉस द बॉर्डर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच में एक अलायंस क्रिएट कर सकता है। आखिर इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ग्रोथ के रीजन क्या हैं, उनके फैक्टर्स क्या हैं, उनको देख लेते हैं। एक मेजर फैक्टर है जियोग्राफिकल टेरेन, ओपन बॉर्डर है। जैसे कि हमने देखा एलपीजी रिफॉर्म के बाद ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, लेकिन अपने साथ में ह्यूमन आर्गन के लिए, इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के लिए, ड्रग्स के लिए, इनके ट्रेड के मार्केट को भी इस्टेब्लिश किया है। पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके बीच में एक नेक्सस देखने को मिलता है। और एक मेजर फैक्टर है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। टेक्नोलॉजी ने एक तरह से हमारी लाइफ को आसान तो बना दिया है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसे ग्रुप सेफली बच जाते हैं और अपने बैड इंटेंशन को पूरा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया के वेस्ट में गोल्डन क्रेसेंट है और ईस्ट में गोल्डन ट्रायंगल है, जो कि मेजर ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन है और इंडिया की ये प्रॉक्सिमिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को गार्डन करती है। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, बहुत ही आसानी से हमारे नाइबर कंट्री में, हमारे कंट्री के बाहर सेफ हेवन पा जाते हैं। इसके प्रति अगर चैलेंजेस को देखें, कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है, एनोनिमिटी ऑफ लीडरशिप है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है, एक तरह से ट्रांसनेशनल प्रेजेंस है और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कर्व करने के लिए कुछ सजेशन बताए गए हैं। लॉ के तहत एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मैटर में स्टेट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करे। एक स्ट्रांग लोकल इंटेलिजेंस होना चाहिए। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी हैं, उनके बीच में बिना किसी बॉर्डर के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट को और ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करे सो दैट वो और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कर्व कर पाएँ। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, उनको ट्रूली इंडिपेंडेंट होना चाहिए सो दैट वो इस तरह के क्रिमिनल्स को डील कर पाएँ। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पुलिस के अगर फंक्शंस को देखें, एक फंक्शन होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन फंक्शन। इनमें प्रॉपर सेपरेशन होना चाहिए सो दैट वो एफिशिएंटली काम कर पाएँ। स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जॉब क्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं, इनको प्रायोरिटाइज़ करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉ को इनैक्ट करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के और करप्शन के बीच में जो अलायंस है उसको ब्रेक करना चाहिए। कई बार हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच में लिंकेज देखने को मिलता है। टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दोनों ही कॉन्जॉइंट ट्विन की तरह हैं, दोनों ही कॉन्जॉइंट ट्विंस की तरह हैं, जो कि पूरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये इनके डेडली इफ़ेक्ट से हम कई बार महसूस कर चुके हैं। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, ये टेररिस्ट के लिए पैसे को जनरेट करने के लिए पैसे को जनरेट करने का बहुत बड़ा सोर्स है। जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए इन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप के नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप है ना, ये इन टेररिस्ट ग्रुप को स्मगल्ड आर्म प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करते हैं और इनके बदले में ये टेररिस्ट ग्रुप इन्हें प्रोडक्शन और ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। ये वेरियस ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप के लिए आर्म्स हैं, इलीगल ड्रग्स हैं, उनको प्रोवाइड करके अपने फंड को मोबिलाइज करते हैं। और यही ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं और इन टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए आई और ईयर का काम करते हैं। एक तरह से दोनों में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है और कंट्री के जिस भी एरिया में इनफेक्टिव गवर्नेंस होती है वहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिलती है। बट ये हम कह सकते हैं
कि सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेररिस्ट एक्ट नहीं होते और ना ही सारे टेररिस्ट एक्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। अगर हम इन दोनों के लिंकेज को इंडिया के डिफरेंट पार्ट में देखें तो जम्मू कश्मीर में है मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, फेक करेंसी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में है एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, इलीगल ड्रग्स, इलीगल आर्म्स। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया है वहाँ पे एक्सटॉर्शन रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। इस लिंक का परफेक्ट एग्जांपल हमने 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में देखा जब डी कंपनी लाइमलाइट में आया। अगर हम दोनों के डिफरेंसेस को देखें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है और टेररिज्म एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मेन मकसद होता है एक पैरेलल इकोनॉमी को चलाना और इसके स्टेटस में कोई भी चेंज एक्सीडेंटली होता है। बट टेररिज्म का मेन एम होता है स्टेटस को पूरी तरह चेंज करके एग्जिस्टिंग को ओवरथ्रो करना। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये मेनली नॉन वायलेंस को प्रेफर करते हैं और टेररिज्म को हम जानते ही हैं कि इनका मेन वेपन वायलेंस ही होता है। इनके नेक्सस को डील करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने के लिए गैंगस्टर एक्ट जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज की ज़रूरत है। एक बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस होना चाहिए और इसके लिए बहुत ही अच्छा मिलिट्री सपोर्ट होना चाहिए। टेररिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, इन दोनों के बीच में कहीं भी किसी नेटवर्क का पता चलता है तो उसे इमीडिएट डिसरप्ट करने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। एक तरह से मल्टीलेटरल अरेंजमेंट होना चाहिए सो दैट इस लिंक को आसानी से ब्रोक किया जा सके इंटेलिजेंस के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से। जो भी लॉज बने हैं उनमें लूप होल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, उनको हटा देना चाहिए। कंट्री की जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एफर्ट लिए गए हैं। बहुत सारे लॉज हैं आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत। 1999 में एक एक्ट आया था महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। 1967 का अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। हमारे कंट्री के जो कोस्टल रीजन हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे इस तरह के क्राइम को प्रिवेंशन करने के लिए बहुत सारे मेजर लिए गए हैं। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को टैकल करने के लिए कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव हैं लाइक यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसके तहत 3 प्रोटोकॉल्स हैं। ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वोमेन एंड चिल्ड्रेन, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, इलीगल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स। नेक्स्ट है यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, एक बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, लॉ के प्रॉपर इन्फोर्समेंट के लिए। FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मेनली डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यू को टेरर फंडिंग के अगेंस्ट में। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंक्लूड करें, जैसा कि हम जानते हैं एक वीक लॉ इन्फोर्समेंट की वजह से, इनस्टेबिलिटी की वजह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये डे बाय डे इनका थ्रेट बढ़ता जा रहा है और इनको अगर अच्छे तरीके से टैकल करना है तो हमें गवर्नेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा। इंडिया को अपनी नाइबरिंग कंट्री के साथ मिल करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए सो दैट उनकी लैंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए यूज ना हो और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन ना करें। ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिज्म है, इनको टैकल करने के लिए एक प्रॉपर टेलर मेड रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। एक प्रॉपर इफेक्टिव टेलर मेड रिस्पॉन्स को डेवलप करने की ज़रूरत है जो इसके जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं उनको एड्रेस कर पाए, जो कि बेस्ड हो स्ट्रांग एविडेंस पे, इंगेजमेंट विथ लोकल एक्टर्स, गुड गवर्नेंस पे, इन्हांसिंग सर्विस डिलीवरी पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे। और इसके लिए एक प्रॉपर नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करना चाहिए। इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच हमारे कंट्री को, हमारे वर्ल्ड को, हमारे भारत को इन प्रॉब्लम से निजात दिला सकती है। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।